23 अगस्त 2023 शाम के करीब 6:04 पर पूरे ही भारत की रफ्तार एक ही झटके में रुक जाती है। ऑफिस, स्कूल या पार्क, जो इंसान जहां पर भी था वहीं रुक जाता है, सिर्फ एक चीज जानने के लिए कि क्या इस बार हमारे विक्रम लैंडर ने चांद की जमीन को छुआ है या फिर नहीं। कि तभी करोड़ों लोगों के सामने आती है ये वीडियो क्लिप। सर, वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। इंडिया इज ऑन द मून। ये पल अपने आप में हर भारतीय के लिए खास था, क्योंकि चंद्रयान 2 के लैंडर के फेल होने के बाद चंद्रयान 3 के साथ भारत दुनिया का सबसे पहला ऐसा देश बन जाता है जो मून के साउथ पोल के पास सॉफ्ट लैंड करता है। देश भर में हजारों लोगों की आंखें नम हुई और करोड़ों लोगों को अपनी स्पेस एजेंसी पर गर्व हुआ। As a country, as a society, we could never be filled with more pride. कि तभी कुछ ही मिनट के बाद आया वो पल जिसकी उम्मीद शायद इसरो ने अपनी पूरी लाइफ में नहीं की होगी। 14 दिन, जी हाँ, ये एग्जैक्टली वही टाइम ड्यूरेशन है जितने समय के बाद चांद के साउथ पोल पर रात हो जाती है और हमारे लैंडर और प्रज्ञान रोवर को इस उम्मीद में स्लीप मोड पर डाला जाता है कि एक बार फिर से जब 14 दिन बाद मून के ऊपर सनराइज होगा तो हमारा ये स्पेस एक्सप्लोरेशन का मिशन दोबारा से काम करने लग जाएगा। बट अफसोस, नेचर को कुछ और ही मंजूर था और इसलिए 14 दिन के बाद जब दोबारा से मून के साउथ पोल पर सनलाइट ने दस्तक दी तो हमें ना ही प्रज्ञान रोवर से कोई सिग्नल रिसीव हुआ और ना ही विक्रम लैंडर से। और ऑफिशियली ये मिशन इसरो के लिए तब ही खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही ये चीज हुई, बहुत से वेस्टर्न रिसर्चर्स ने पूरी दुनिया के सामने दो लॉजिकल क्वेश्चन रखे। नंबर 1, अगर इंडिया को ये बात पहले से ही पता थी कि 14 दिन के बाद 99% केसेस में हमारा रोवर और लैंडर काम नहीं करेगा, तो आखिर हमने करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी उन्हें उस तरीके से डिजाइन क्यों नहीं किया कि हम इस मिशन को कई सालों तक कंटिन्यू रख पाते। और नंबर 2 कि भाई आखिर साल 2023 में इस मिशन के मून के ऊपर लैंड होने के बावजूद भी आज 2026 तक भी इसरो ने मून के नए नए क्रेटर्स और सॉइल के प्रॉपर कंपोजिशन की सारी ही डिटेल दुनिया के सामने क्यों नहीं रखी, जिसे उसे शायद 2023 में ही रख देना चाहिए था। क्या वास्तव में इसरो ने चांद के ऊपर कुछ ऐसा देखा था जो वो नहीं चाहते कि पूरी दुनिया के सामने आए? वेल गाइस, अगर बड़ी पिक्चर में इस चीज को देखा जाए तो इसका आंसर है हाँ। और आज की ये वीडियो करोड़ों लोगों के उसी डाउट को खत्म करेगी। तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज की इस वीडियो में हम ऑफिशियली इसरो की वेबसाइट पर मौजूद स्टडीज और चंद्रयान 3 मिशन से रिलेटेड हर एक छोटी से छोटी वीडियो और एविडेंस को कलेक्ट करके उन सारे ही पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सिर्फ उन 14 दिनों के अंदर ही इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने आखिर मून के ऊपर ऐसा क्या देखा जिसकी भनक विदेशियों को तो छोड़िए करोड़ों हिंदुस्तानियों को भी नहीं है। असल में गाइस, 23 अगस्त 2023 को जैसे ही हमारा विक्रम लैंडर चांद के साउथ पोल पर लैंड करता है, उसकी कुछ ही घंटों के बाद इसरो पूरी दुनिया के सामने इस वीडियो क्लिप को रखता है, जिसमें आप भी हमारे प्रज्ञान रोवर को विक्रम लैंडर के अंदर से निकलते हुए और अपने सोलर पैनल को स्प्रेड करता हुआ देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बेहद ही अजीब चीज जो बहुत ही कम लोगों के द्वारा नोटिस की गई, वो ये थी दोस्तों कि जैसे ही हमारा ये मिशन मून के ऊपर लैंड हुआ, उसके आगे आने वाले 25 से 26 घंटों तक इसरो ने एक सिंगल डिटेल भी मून के सरफेस और उसके एटमॉस्फेयर की किसी को भी नहीं दी। तो अब सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर इसरो ने ऐसा किया ही क्यों? वेल गाइस, इसका सबसे सटीक रीजन मून के ऊपर लैंड होते ही लैंडर विक्रम के सामने खड़ी हुई एक अजीब मिस्ट्री थी। असल में चंद्रयान 3 मिशन में इसरो ने अपने लैंडर विक्रम के ऊपर एक बेहद ही एडवांस इंस्ट्रूमेंट को इंस्टॉल कर रखा था, जिसका नाम इल्सा यानी कि इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी था। असल में ये एक इतना एडवांस 6 सेंसर वाला ऐसा इंस्ट्रूमेंट था कि अगर मून के सरफेस के ऊपर इस इंस्ट्रूमेंट से कई किलोमीटर दूर भी अगर आप अपनी सिर्फ एक रिंग को ही मून के सरफेस पर अगर फेंक देंगे, ये तब भी उसके वाइब्रेशन को रिकॉर्ड कर सकता है। अब स्ट्रेंजली जैसे ही विक्रम लैंडर मून के सरफेस पर लैंड करता है और इल्सा अपना काम करना शुरू करता है, वो तुरंत ही इसरो के हेडक्वार्टर में ये डेटा भेजता है कि मून के ऊपर एक बेहद ही अजीब से पैटर्न में वाइब्रेशन डिटेक्ट हुए हैं, जो लगातार रुक रुक कर 14 मिनट तक जनरेट होते हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर ये हो क्या सकता है? असल में गाइस, ये कुछ और नहीं बल्कि चांद के ऊपर चलने वाले भूकंप यानी कि मून क्वेक्स थे।
एंड प्रैक्टिकली यही चीज काफी ज्यादा कंसर्निंग भी थी। असल में देखो, किसी भी प्लेनेट या फिर मून पर भूकंप सिर्फ उसी कंडीशन में आते हैं जब उसकी सतह के नीचे कोई ना कोई वोल्केनिक एक्टिविटी चल रही होती है। यानी कि इन शॉर्ट, इन तरीके के भूकंप हमें सिर्फ उसी प्लेनेट या फिर मून के ऊपर देखने को मिलते हैं जिसका सरफेस अंदर से जिंदा होता है। लेकिन बात अगर हमारे मून की जाए तो हमारी कई साल की स्टडी ये बात पूरे तरीके से क्लियर कर चुकी है कि आज की डेट में हमारा ये मून पूरे ही तरीके से सख्त, बेजान और ठंडा पड़ा है। तो अब अगर इसके सरफेस के नीचे कोई एक्टिविटी चल ही नहीं रही है तो आखिर इल्सा ने वाइब्रेशन किस चीज के डिटेक्ट कर लिए? यस, आई नो, आप में से बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा कि भाई ये वाइब्रेशन तो प्रज्ञान रोवर के मून के ऊपर चलने के भी तो हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं, और यही वो एक सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए इस मिशन के लैंड होने के बावजूद भी कई घंटों तक इसरो ने मून की कोई भी डिटेल दुनिया के सामने नहीं रखी। असल में इल्सा ने जिन वाइब्रेशन को मून के ऊपर डिटेक्ट किया था वो कुछ इस तरीके के ग्राफ को बनाते हैं, लेकिन बात अगर प्रज्ञान रोवर के मून के सरफेस पर चलने की जाए तो उससे जनरेट वाइब्रेशन को इल्सा कुछ इस पैटर्न में डिटेक्ट कर रहा था। अब अगर इस कंडीशन में इन दोनों ही ग्राफ को हम खुद से भी कंपेयर करें तो ये बात पूरे तरीके से क्लियर हो जाती है कि इल्सा ने इनिशियल स्टेज पर मून के ऊपर जिन तरीके के वाइब्रेशन को डिटेक्ट किया था उसका रीजन चंद्रयान 3 मिशन से रिलेटेड तो कुछ भी नहीं था। और प्रैक्टिकली इसी कंफ्यूजन को दूर करने और लोगों के सामने सच को रखने के लिए इसरो ने इनिशियल स्टेज पर 24 घंटों से भी ज्यादा का समय लिया था। अब यहाँ पर सबसे अजीब बात तो यह है दोस्तों कि जैसे ही ये रिपोर्ट इसरो के द्वारा पूरी दुनिया के सामने रखी गई, लोगों को तो भूल ही जाइए, खुद नासा के होश उड़ गए। असल में नासा के अपोलो 11 मिशन के दौरान भी एस्ट्रोनॉट्स ने मून के सरफेस के ऊपर एक बेहद ही इसी तरीके के अजीब से वाइब्रेशन के बारे में जिक्र किया था, जिसके बाद नासा ने अपने अपोलो 12, 14, 15, 16 और 17 मिशन में एक से एडवांस एक इंस्ट्रूमेंट को लगाकर मून के ऊपर जनरेट होने वाले वाइब्रेशन की स्टडी की थी। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि तमाम कोशिश करने के बावजूद भी नासा इन तरीके के वाइब्रेशन को ठीक से स्टडी कर ही नहीं पा रहा था। लेकिन क्योंकि इसरो ने अभी तक की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी इन वाइब्रेशन को रिकॉर्ड करने में इस्तेमाल की थी, तो फाइनली नासा के पास अब वो डेटा मौजूद था जिसका इस्तेमाल करके वो इन वाइब्रेशन के रास्ते पर्दा उठा सकते थे। लेकिन जब तक ये सिनेरियो पूरे ही तरीके से क्लियर होता, इस मामले में एंट्री लेती है जापानीज स्पेस एजेंसी, जो आकर सीधा ये बोलती है कि मून के ऊपर इन तरीके के वाइब्रेशन का मेन कारण कोई भाई नेचुरल फिनोमेना नहीं बल्कि आर्टिफिशियल एक्टिविटी है। यानी कि इन शॉर्ट जापानीज स्पेस एजेंसी ये बताने का ट्राई कर रही थी कि या तो चंद्रयान 3 की एक्टिविटी की वजह से ही ये वाइब्रेशन जनरेट हुए हैं, या फिर मून के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा भी चल रहा है जो नेचुरल ना होकर आर्टिफिशियल तरीके से वाइब्रेशन को जनरेट कर रहा है। ये स्टेटमेंट अपने आप में काफी ज्यादा अजीब था, और प्रैक्टिकली इसके पीछे की एक्चुअल सच्चाई क्या थी वो भी अभी कुछ ही मिनट में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन गाइज, यहां तक एक बात पूरे ही तरीके से क्लियर हो जाती है, और वो ये है कि हमारे चंद्रयान 3 मिशन ने लैंड होते ही मून के भूकंप की उस मिस्ट्री से पर्दा उठा दिया जिसे पिछले कई दशकों से नासा और अलग अलग एजेंसी सॉल्व करने के लिए ईडी चोटी तक का जोर लगा रही थी। समय आगे बीता और इस बार अब हमारे विक्रम लैंडर ने अपने दूसरे इंस्ट्रूमेंट को काम पर लगाया जिसका नाम था चेस्ट। असल में चेस्ट यानी कि चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट एक तरीके का एक रॉड जैसा ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें 10 दुनिया के सबसे पावरफुल थर्मल सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये इंस्ट्रूमेंट बाकी के स्पेस एजेंसी के इंस्ट्रूमेंट से इसलिए भी काफी ज्यादा बेटर है क्योंकि जहां एक तरफ बाकी की एजेंसीज मून की सॉइल और उसके अंडरग्राउंड सरफेस का टेम्परेचर लेने के लिए हैमर जैसे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके मून की सतह को चटकाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमारा ये इंस्ट्रूमेंट एक एडवांस ड्रिल की तरह तेज स्पीड से रोटेट होकर उसके सरफेस के नीचे ही घुस जाता है। अब यहाँ पर सबसे हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि हमारा ये इंस्ट्रूमेंट अपने इस मिशन में ये बात पूरे तरीके से क्लियर करता है कि भले ही मून के साउथ पोल के ऊपर सरफेस के ऊपर का टेम्परेचर लगभग 70 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो, लेकिन जैसे ही हम सिर्फ जमीन में 10 सेंटीमीटर नीचे जाते हैं वहां पर टेम्परेचर ड्रास्टिकली -168 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। यानी कि सतह से सिर्फ 10 सेंटीमीटर नीचे जाते ही मून एक बार फिर से एक सख्त बर्फ का गोला बन जाता है, जिससे ये बात पूरे तरीके से क्लियर होती है कि मून की जो मिट्टी रेगुलिथ है वो बहुत ही बुरी हीट कंडक्टर है क्योंकि वो ऊपर की गर्मी को नीचे बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं करती। एंड गाइस, यही है मून की वो दूसरी सबसे बड़ी डिस्कवरी जो आगे आने वाले समय में
हर देश के लिए मून के ऊपर मिशंस को करना बहुत इजी कर देगी। असल में देखो, आज की डेट में सिर्फ इसरो की वजह से ही पूरी दुनिया को यह बात पता चल चुकी है कि अगर हमें मून के ऊपर कोई भी बेस बनाना है तो उस बेस की ईंट बनाने में हमें चांद की ही मिट्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने एक बार बेस बनाने के बाद अगर अंदर से टेम्परेचर उस बेस का गर्म कर दिया तो क्योंकि ये मिट्टी हीट को ट्रांसफर करती ही नहीं है तो हम आसानी से लंबे समय तक उस गर्म बेस या फिर चेंबर के अंदर रह सकते हैं। एंड ऑनेस्टली ये डिस्कवरी अपने आप में काफी ज्यादा बड़ी थी। अब देखो गाइस, जहां एक तरफ हमारा विक्रम लैंडर ड्रास्टिकली ये बता रहा था कि मून का सरफेस जो है वो काफी ज्यादा गर्म और ठंडा रहता है, साथ ही साथ वो ये भी बता रहा था कि मून के ऊपर ये मून क्वेक्स क्यों आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमारा प्रज्ञान रोवर इसी के ही बीच में मून के ऊपर एक ऐसी नई चीज को खोज लेता है जिसे जानने और समझने के बाद मून को लेकर आपका नजरिया एक ही झटके में बदल जाएगा। गाइज, अभी तक हमने ना जाने कितने ही नासा और बाकी की अलग अलग स्पेस एजेंसी के ऐसे मिशन देखे हैं जिसमें मून की सॉइल को वहां से कलेक्ट करके अर्थ पर लाकर उसे एनालाइज किया जाता है। लेकिन इन तरीके के एक्सपेरिमेंट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब मून की मिट्टी को मून की कंडीशन और एटमॉस्फेयर से हटाकर अर्थ की कंडीशन और एटमॉस्फेयर में लाया जाता है तो बहुत से ऐसे कंपोनेंट जो मून की मिट्टी में चांद के ऊपर एक्टिव कंडीशन में नहीं थे वो अर्थ पर आकर एक्टिव हो जाते हैं। रिजल्ट, हमें अभी तक मून की मिट्टी का एक्चुअल वो कंपोजिशन मिला ही नहीं है जिसे जानने के लिए पूरी दुनिया के बड़े बड़े एस्ट्रोनॉमर एक तरीके से ग्रीडी हैं। बट गेस व्हाट, हमारी स्पेस एजेंसी ने उन रिसर्चर्स की भी चांदी कर दी। असल में चंद्रयान 3 में जिस प्रज्ञान रोवर का इस्तेमाल किया गया था उसमें लिप्स यानी कि लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम के एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का भी इस्तेमाल किया गया था जो देखने में तो एक छोटे बॉक्स की तरह ही होता है, लेकिन ये अपने अंदर से एक पावरफुल लेजर को मून की मिट्टी और रॉक पर ऐसी तरीके से शूट करता है जिससे एक टाइम के बाद बहुत ही गर्म प्लाज्मा यानी कि चमक जनरेट होती है। अब जैसे ही ये प्लाज्मा वहां पर लाइट को इमिट करता है, इसी ही मशीन के अंदर लगा हुआ एक दूसरा सेंसर उस लाइट को तुरंत ही एनालाइज करना शुरू करता है। और ये तो हम सभी को पता है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं वो एक सर्टेन वेवलेंथ की लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसी चीज को एनालाइज करके ये एडवांस टूल एक ऐसे ग्राफ को बनाता है जिसमें जिन जिन अलग अलग वेवलेंथ पर लाइट हमें इमिट होती हुई नजर नहीं आती है उनकी बिहेवियर और उनके पैटर्न को देखकर ये पता लगाया जाता है कि उस मिट्टी में या रॉक में प्रैक्टिकली कौन सा कंपोनेंट मौजूद है। और यहां पर सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है दोस्तों कि यही इंस्ट्रूमेंट पूरी दुनिया का सबसे पहला और इसरो पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी स्पेस एजेंसी बनती है जिसने मून की सॉइल के अंदर सल्फर को डिटेक्ट किया। एंड ऑनेस्टली ये डिस्कवरी बहुत बड़ी गेम चेंजर है। असल में देखो, कहीं पर भी सल्फर की प्रेजेंस ये बात पूरे तरीके से क्लियर करती है कि या तो आज भी या फिर आज से हजारों साल पहले उस जगह पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज ठीक उसी तरीके से चल रही थी जैसा आज की डेट में हमें हमारे प्लेनेट अर्थ पर होती हुई नजर आती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके बाद इस इंस्ट्रूमेंट को मून की मिट्टी के अंदर एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन, ऑक्सीजन और यहां तक कि हाइड्रोजन के भी थोड़े से ट्रेसेस डिटेक्ट हुए हैं, जिससे हमारी वो थ्योरी कि क्या मून अर्थ से ही टूटकर अलग हुआ था इस चीज के प्रति हमें काफी क्लैरिटी मिलती है। और आगे आने वाले समय में अगर हमारी ये थ्योरी प्रूफ हो जाती है कि मून अर्थ से ही टूटकर अलग हुआ था तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि इस थ्योरी को अंजाम तक पहुंचाने में इसरो का बहुत बड़ा हाथ था। अब गाइस, इसके बाद हमारे इसी मिशन ने साउथ पोल एटिकन बेसिन के पास 4.3 बिलियन साल पुराना एक ऐसा क्रेटर भी डिटेक्ट किया है जो आज से पहले किसी भी स्पेस एजेंसी के द्वारा मून के ऊपर मैप तक नहीं किया गया। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि इस क्रेटर के अंदर हमें प्रैक्टिकली वो एलिमेंट्स तक डिटेक्ट हो चुके हैं जो तब बने थे जब मून फॉर्म हो रहा था। अब यहाँ पर सबसे हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि हमारे इस चंद्रयान 3 मिशन ने जो एलिमेंट्स और डेटा इस क्रेटर से कलेक्ट की है वो लिटरली मून की पूरी ही इमेज को बदल कर रख देते हैं। देखो, अभी तक हमारी स्टडीज ये बोलती हैं और हमें ये पढ़ाया जाता है कि मून बिल्कुल शुरुआती दौर से ही काफी ज्यादा सख्त, बेजान और ठंडा रहा है, राइट? बट गाइस, बात अगर चंद्रयान 3 के लेटेस्ट डेटा की जाए तो वो तो प्रैक्टिकली कुछ और ही बता रही है। असल में गाइस, अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, जिस वक्त अर्थ पर सिंगल सेल बनना स्टार्ट हुए थे और अर्थ पर इनिशियल लाइफ फॉर्म होना स्टार्ट हुई थी, उस वक्त प्रैक्टिकली मून एक ठंडा और व्हाइट कलर का गोला नहीं बल्कि एक ऐसा मून था जिसके ऊपर गर्म लावा बहुत बड़ी क्वांटिटी में बहता था
और यहाँ पर ठीक वही रिएक्शन चल रही थी जो एक टाइम पीरियड पर अर्थ के फॉर्मेशन के साथ चली थी। बट लकीली अर्थ पर इस कंडीशन में एटमॉस्फेयर डेवलप हुआ और अर्थ वैसी बन गई कि वो लाइफ को सपोर्ट कर सके। लेकिन क्योंकि मून पर खुद का एटमॉस्फेयर डेवलप नहीं हुआ तो ओवर अ टाइम पीरियड ये धीरे धीरे ठंडा, वीरान और बंजर बन गया। यानी कि इन शॉर्ट अगर हम इसरो के इस डेटा को बेस माने और मैं आपको वक्त में पीछे लेकर चलूं तो जिस वक्त हमारे पृथ्वी पर लाइफ फॉर्म हो रही थी उस वक्त हमें हमारा चांद कुछ इस तरीके का नहीं बल्कि ऐसा नजर आता। अब देखो गाइस, अगर यहां तक की सारी ही डिटेल को हम समराइज करें तो ये बात भाई पूरे तरीके से ध्यान रखिएगा कि हमारी स्पेस एजेंसी ने मून के ऊपर इतनी सारी डिस्कवरीज को सिर्फ 14 दिन के अंदर किया था और प्रैक्टिकली ये डिस्कवरीज इतनी ज्यादा बड़ी है कि भैया करोड़ों रुपए खर्च करके और कई सालों तक अलग अलग मिशन भेजने के बावजूद भी बाकी की कोई भी स्पेस एजेंसी इसे आज तक डिस्कवर नहीं कर पाई। लेकिन फिर भी एक सवाल जो बहुत से वेस्टर्न रिसर्चर्स के द्वारा हमसे पूछा जाता है वो ये है कि जब इसरो को ये बात पता थी कि चांद पर एक बार रात होने के बाद दोबारा 14 दिन के बाद ही धूप निकलेगी तो आखिर हमने हमारे लैंडर और रोवर को उस तरीके से डिजाइन क्यों नहीं किया कि वो लंबे समय तक मून पर काम कर पाते। तो चलो गाइस इस सीक्रेट को भी जानते हैं। देखो गाइस, सबसे पहले तो ये जानिए कि मून के साउथ पोल पर 14 दिन धूप रहती है जबकि 14 दिन घनी अंधेरी रात। और ऐसा नहीं है कि इसरो को ये बात पता नहीं थी और उन्होंने इस चीज को लेकर कोई स्टेप नहीं उठाए। असल में जिस दिन मून के उस एरिया से धूप जाने वाली थी जहां पर हमारा लैंडर और रोवर काम कर रहा था तो इसरो ने समय रहते ही अपने इस मिशन के सारे ही सोलर पैनल्स को इस तरीके से अलाइन कर दिया था कि जब नेक्स्ट टाइम लूनर सनराइज हो तो धूप सीधा उन पैनल्स पर ही गिरे। इसके अलावा लैंडर और रोवर की बैटरी को 100% चार्ज इस उम्मीद में रखा गया था कि जैसे ही सोलर पैनल दोबारा से काम करना शुरू करें हमारा ये मिशन एक ही झटके में रीस्टार्ट हो जाए। अब हमारा लॉजिक ये था कि जैसे ही 22 सितंबर को सनलाइट आएगी और टेम्परेचर बढ़ेगा सारी चीजें दोबारा से काम करना शुरू कर जाएंगी। बट सैडली ऐसा नहीं हुआ। तो अब सवाल यह है कि फिर हमने हमारे इंस्ट्रूमेंट को ऐसा क्यों नहीं बनाया कि वो इतनी सख्त सर्दी को झेल सके। देखो गाइस, ये बात पूरे तरीके से क्लियर है कि जब लूनर सनसेट होता है तो वहां का टेम्परेचर -140 डिग्री से लेकर -200 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और इतने कम टेम्परेचर में प्लास्टिक, कार्बन मटेरियल और इलेक्ट्रॉनिक्स को काम करने लायक बनाने के लिए हमें इतने एडवांस मटेरियल और टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है कि सिर्फ इसी चीज के ऊपर ही अरबों खरबों रुपए खर्च हो जाते हैं। इसके अलावा इतनी ठंड में बैटरीज को भी काम करने लायक सेफ बनाए रखने के लिए हमें उनके ऊपर भी बहुत से अलग अलग तरीके के मेटल्स की लेयर चढ़ानी पड़ती है। अब देखो, यहाँ पर यह बात किसी से भी नहीं छुपी हुई है कि आज की डेट में भाई इसरो के पास इतना बजट नहीं है जितना प्रैक्टिकली नासा और बाकी की स्पेस एजेंसियों को मिल जाता है। लेकिन एक चीज जो बाकी की किसी भी स्पेस एजेंसी में नहीं है वो ये है दोस्तों कि हम कम से कम खर्च में इंपैक्टफुल से इंपैक्टफुल चीजों को डेवलप कर सकते हैं और अपने देश का नाम रोशन करते हैं। और इसलिए हम मार्स के ऊपर भी इतने सस्ते में मिशन कर आए जितने में शायद नासा का एक ढंग से एक आलीशान वेयर हाउस तक नहीं बनता। तो देखो, ऐसा नहीं है कि इसरो को पता ही नहीं था या फिर इंटेंशनली उन्होंने इस काम को किया। प्रैक्टिकली भाई आज की डेट में हमारा बजट ही अलाउ नहीं करता है कि हम इतना खर्च कर सके। अब बात अगर दूसरे पॉइंट की जाए तो आज भी बहुत से लोग ये बोलते हैं कि इसरो ने मून की फाइंडिंग्स को प्रॉपर तरीके से उनके सामने नहीं रखा, which is completely agree। लेकिन देखो गाइस, यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस चीज को लेकर ये है कि भाई प्रैक्टिकली इसरो को मून की सॉइल के ऊपर बहुत से ऐसे एलिमेंट्स डिटेक्ट हुए हैं जिसे बाकी की किसी भी स्पेस एजेंसी ने अभी तक डिस्कवर नहीं किया और इसलिए भी कोई भी रेप्यूटेड स्पेस एजेंसी डिस्कवरी के तुरंत बाद हड़बड़ी में उन डेटास को पब्लिक में अनाउंस नहीं करती है जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज में होते हैं और पहली बार डिटेक्ट किए हुए होते हैं। अब बात अगर इसरो की भी की जाए तो इसरो ने इन सारी एलिमेंट्स की लिस्ट को ऑलरेडी अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर रखा है। लेकिन बात अगर हाइड्रोजन एलिमेंट की जाए तो वहां पर क्लियरली ये लिखा गया है कि भाई अभी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है और इसलिए भी क्योंकि इस चीज के ऊपर अभी हमें फर्दर और इन्वेस्टिगेशन या फिर इंफॉर्मेशन चाहिए तो मोस्ट प्रोबेबली ये डेटा तब दुनिया के सामने आए जब चंद्रयान 4 या फिर 5 को मून के ऊपर लैंड किया जाए। तो ये कहना कि इंडिया या फिर इसरो ने खुलकर डेटा दुनिया के सामने नहीं रखा है, भाई उन लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि खुद दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा के इतने बड़े बड़े राज हैं कि अगर एक के बाद एक वो सामने आ जाएं तो शायद भाई स्पेस को देखने का हमारा नजरिया ही बदल जाए। तो अब लास्टली वो सवाल जो हम सब के लिए बचता है कि भाई अगर मून अंदर से पूरे ही तरीके से सख्त और बेजान है तो आखिर चंद्रयान 3 ने मून के ऊपर वाइब्रेशन डिटेक्ट कर कैसे लिए? क्या वास्तव में ये चीज किसी आर्टिफिशियल एक्टिविटी की वजह से हो रही है? वेल गाइस, इसका ऑथेंटिक आंसर है नहीं।
और साल 2026 में नासा ने खुद इस चीज को वैलिडेट किया है। असल में रिसेंटली नासा ने ना सिर्फ इस बात को कंफर्म किया है कि चंद्रयान 3 का सेस्मिक डेटा अभी तक का सबसे एक्यूरेट डेटा है, बल्कि उन्होंने ये भी कंफर्म किया है कि मून के ऊपर इन तरीके के भूकंप किसी आर्टिफिशियल रीजन की वजह से नहीं, बल्कि मून के सिकुड़ने की वजह से जनरेट हो रहे हैं। असल में देखो, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मून अंदर से काफी ज्यादा ठंडा है और यही वो एक कारण है जिसके चलते हुए ओवर अ टाइम पीरियड इसी ठंडक की वजह से मून का ये सरफेस धीरे धीरे चटक कर सिकुड़ रहा है, और जब वो सरफेस सिकुड़ता है तो उससे कुछ इसी तरीके के वाइब्रेशन जनरेट होते हैं। और प्रैक्टिकली यही चीज हमें ये दिखाती है कि अब हमारा ये प्यारा मून धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है। एंड रिमेंबर, दुनिया के सामने ये डेटा लाने के लिए भी इसरो ने बहुत मेहनत की है। तो जो लोग हमारी स्पेस एजेंसी के ऊपर जरा सा भी डाउट करते हैं, उन्हें ये बात जरूर सोचनी चाहिए कि सिर्फ 14 दिन के अंदर एक बार फिर से हमारी स्पेस एजेंसी ने वो सारी ही चीजें मून के ऊपर डिस्कवर करके दिखाई हैं जो दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसी दशकों में नहीं कर पाई। और इसलिए अगर इसरो से इस वीडियो को अभी या फिर आगे आने वाले समय में अगर कोई भी देख रहा है, हम आपको सैल्यूट करते हैं। सो फाइनली गाइज, ये है चंद्रयान 3 की वो सारी ही डिस्कवरीज और मिस्ट्रीज जिनके बारे में अनफॉर्चुनेटली हमारे देश भारत के भी बहुत से लोगों को नहीं पता था। तो अब अगर आपने कुछ नया जाना हो तो भाई इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मुझे नहीं पता, लेकिन ये 10,000 लाइक तक वीडियो जानी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। इसके अलावा अगर आप मून के बारे में, स्पेस के बारे में कुछ और भी जानना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। इसरो के बारे में आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में उसे भी कमेंट जरूर कीजिएगा। विद प्रूफ इन्हीं तरीके की ऑथेंटिक डिस्कवरीज को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। और इसके साथ ही क्या आपको पता है कि पिछले 50 सालों से जिस वाव सिग्नल को हम एलियन सिग्नल समझते हुए आ रहे थे, प्रैक्टिकली 2026 में भाई उसका राज भी खुल चुका है। अब उस सिग्नल के अंदर कौन सा एलियन मैसेज था या फिर इसकी क्या ही मिस्ट्री थी, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो पर क्लिक करके इसे जरूर देखिएगा। आई होप ये भी आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। जय हिंद। बोलो भारत माता की।